फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMC-IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आपके लास्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज की जो वीडियो के अंदर अपन टॉपिक करने वाले वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे हुए, इसलिए मैं आपको वो करवा रहा हूँ। तो आपकी जो एक है, पहला आपके आता है सक्रिय द्रव्यमान। आपको सक्रिय द्रव्यमान में आपके एक नियम आता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, या इस नियम को बोला जाता है आपके गुलबर्ग-वागे का नियम। गुलबर्ग-वागे का नियम, ठीक है, गुलबर्ग-वागे का नियम। तो इसके अंदर वैसे इस वीडियो के अंदर अपन मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले, वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी हो सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के भी हो सकते हैं, और आपके कुछ इक्विलिब्रियम वाले वो भी हो सकते हैं। जैसे ये इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन क्या है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम किसे कहते हैं, या गुलबर्ग-वागे का नियम। तो देखो, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम यह कहता है कि किसी अभिक्रिया का वेग है, किसी अभिक्रिया का वेग है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के, सुनना, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो समानुपाती होता है किसके, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। ये कौन सा नियम कहता है, ये आपके द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम या गुलबर्ग-वागे का नियम कहता है। जैसे देखो, आपके पास में कोई रिएक्शन है A प्लस B, ये आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं आपके C प्लस D। तो ये मान लो ये अग्र अभिक्रिया, ये तीर को अगर ऐसे करके ना इस तरह, तो ये अभिक्रिया अग्र दिशा, A प्लस B से क्या बन रहा है, C प्लस D से बन रहा है। और अगर इसको ऐसे कर दे यूं वाली, तो इसका मतलब है कि C प्लस D से क्या बन रहा है, A प्लस B बन रहा है। ऊपर वाली को अपन बोलते हैं RF, R यानी अभिक्रिया का वेग, R यानी अभिक्रिया का वेग, और F यानी फॉरवर्ड यानी आगे की दिशा में होने वाली अभिक्रिया। मतलब A प्लस B से क्या बन रहा है, C प्लस D बन रहा है। और ये नीचे जो मैंने इस तरह का एरो कर रखा है, इसको मैं बोल रहा हूं RB। R यानी अभिक्रिया का वेग और B यानी बैकवर्ड यानी पीछे, पश्चिम रिएक्शन, अग्र रिएक्शन, और इधर हो तो इसे अपन पश्चिम रिएक्शन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अभिक्रिया का वेग देखो, एक तो RF है और एक RB है। तो RF अग्र अभिक्रिया की बात करें अपन, अग्र अभिक्रिया जो आगे की दिशा में हो रही है, आगे की दिशा मतलब A प्लस बी से बन रहा है, C प्लस डी बन रहा है। अब अग्र अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है किसके, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, ये अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान। बस इनको कैसे लिखते हैं, सक्रिय द्रव्यमान को हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, A और ये कोष्टक B, A और B, ये तो आपके जो भी आपको अभिकारक दे रखे हैं। और सक्रिय द्रव्यमान का मतलब इस तरह से इनको कोष्टक में बंद करना है। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, इस तरह से आपको उनको कोष्टक में बंद करना है, ठीक है। तो अगर अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा, ये RF समानुपाती होगा A और B, और ये सक्रिय द्रव्यमान, और ये देखो इनके बीच में क्या गुणनफल है। तो आप ये नहीं लिखो तो भी चलेगा। और पश्च अभिक्रिया के लिए आप इसे क्या लिखोगे, पश्च अभिक्रिया के लिए RB, R यानी अभिक्रिया का वेग और B यानी पश्चिम बैकवर्ड अभिक्रिया। मतलब C प्लस D से क्या बन रहा है, A प्लस B बन रहा है। C प्लस D से क्या बनेगा, A प्लस B बनेगा। ये समानुपाती होगा अभिकारक। अब देखो इसके अंदर अभिकारक क्या है, इस वाली रिएक्शन के लिए अभिकारक क्या है, तो इसमें C प्लस D से क्या बन रहा है, A प्लस B बन रहा है। तो इसमें अभिकारक क्या है आपके C प्लस D, तो इनका सक्रिय द्रव्यमान C और ये D। तो ये आपके हो गया अगर अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग है। तो ये आपके किसका नियम है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम या गुलबर्ग-वागे का नियम है। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। सक्रिय द्रव्यमान को हमेशा ब्रैकेट वाली कोष्टक से दर्शाते हैं। तो अगर आपकी द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हो तो ये आपको लिखना है। अब यहां पर आपके आता है साम्यावस्था स्थिरांक, तो वो इसी से निकलेगा। आपके टॉपिक क्या आता है, अब आपके टॉपिक आता है साम्यावस्था स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे। साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य स्थिरांक ज्ञात करना आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्ञात करना। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो इसी से ज्ञात होगा, आपके इसको मैं मिटा रहा हूं। कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया के अंदर ये RF अग्र अभिक्रिया का है, RB पश्च अभिक्रिया का वेग है,
और ये गोल्डबर्ग वागे के नियम से अपन ने लिख दिया कि आर एफ समानुपाती होता है इसके, आर बी समानुपाती होता है इसके, सी और डी के गुणनफल के। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं। अब देखना आपको निकालना क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक, और साम्यावस्था स्थिरांक को कैसे दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, कैसे, कैसे, ठीक है। तो अब देखो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, आर एफ बराबर के एफ और ये ए और ये बी, समानुपाती चिन्ह को हटाया, जब समानुपाती चिन्ह को हटाते तो एक नियतांक आता है, यहां पर नियतांक क्या है, के एफ, के एफ क्या है, नियतांक है, क्या आपके नियतांक है, के एफ क्या है, नियतांक है। इसी तरह से मैं इस सेकंड समीकरण को भी ऐसे लिखूंगा, आर बी इजिकल टू के बी सी और डी। यहां पर एफ क्यों आया, क्योंकि अग्र अभिक्रिया फॉरवर्ड और यहां पर बी क्यों है, क्योंकि बैकवर्ड, तो यहां पर के बी भी क्या आपके नियतांक है, क्या है, नियतांक है, ठीक है। इनको भी आप इसको इक्वेशन दे दो, इसको आप दे दो 3, इसको इक्वेशन दे दो आप 4, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब साम्यावस्था, इस जो अभी रिएक्शन लिखी थी उसके अंदर अगर साम्यावस्था स्थापित हो जाती, क्या स्थापित हो जाती, साम्यावस्था, साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। तो साम्य अवस्था पर क्या होता है आपके, जब अभिक्रिया में साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है तो आर एफ और आर बी बराबर हो जाते हैं, मतलब अगर अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है, कब होता है, साम्य अवस्था की स्थिति पर, तो आर एफ और आर बी बराबर हो जाएंगे। अब देखो इन दो समीकरणों को देखो, आर एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ ए और बी, ये कहां से लिखा मैंने, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 से, और इक्वेशन 4 से मैं क्या लिख रहा हूं, आर बी का मान के बी सी और डी, ठीक है। ये आपके क्या, ये हो गया। अब देखो यहां से क्या कर रहा हूं मैं, इस के बी को ले जा रहा हूं इसके नीचे और ये ए बी को ले जा रहा हूं इसके नीचे, देखो क्या होगा, के एफ इसके नीचे आपके क्या आएगा, के बी बराबर ये आपके सी और डी अपॉन ये ए बी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और के एफ अपॉन के बी को लिखा जाता है के एफ अपॉन के बी को क्या लिखा जाता है, के, ये आपको हो जाएगा सी डी अपॉन ए और बी। तो यहां पर जो के है, के को बोला जाता है साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक, सिंपल से इसको क्या बोला जाता है, आपके साम्य अवस्था स्थिरांक बोला जाता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछा कि साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको इस तरह से इसको ज्ञात करके बताना, क्या बराबर क्या होगा, सी डी अपॉन ए बी, ये सक्रिय द्रव्यमान है, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि चाहे आपको सक्रिय द्रव्यमान बोले, सक्रिय द्रव्यमान बोले, चाहे आपको सांद्रता बोले, और चाहे आपको इसे आप बोले आपके मोलरता बोले, है ना, ये तीनों एक ही है। सक्रिय द्रव्यमान बोलो, सांद्रता बोलो या मोलरता बोलो, ये तीनों क्या आपके एक ही है। मतलब ये सक्रिय द्रव्यमान, सांद्रता, मोलरता क्या होती है, ये एक सिंपल सा होता है मोल अपॉन लीटर, क्या होते हैं, मोल अपॉन लीटर, है ना। अगर मान लो आपको सांद्रता की परिभाषा पूछे तो आप क्या बोलोगे कि किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को सांद्रता कहता है। मोलरता की परिभाषा आप क्या बोलोगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सक्रिय द्रव्यमान की भी यही परिभाषा है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो तीनों एक ही है। तो ये तो क्या है ना, साम्य स्थिरांक। अगर मुझे इसको किसके रूप में लिखना है, सांद्रता के रूप में लिखना है, मतलब इस अभिक्रिया को सांद्रता के रूप में लिखना है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, देखो कैसी बराबर मैं इसको लिखूंगा सी इंटू, देखो मैं लिख रहा हूं फिर आपको बता डी अपॉन सी ए इंटू सी बी। ये किस रूप में है, तो ये सांद्रता के रूप में है, सांद्रता रूप में साम्य स्थिरांक, सांद्रता रूप में साम्य स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक। देखो करना क्या है, के की जगह मैंने क्या लिख दिया, केसीसी यानी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। ये सी जो कैपिटल सी दिख रहा है आपको, कैपिटल सी, ये आपकी क्या, ये आपके सांद्रता, इस सी का मतलब है सांद्रता, कंसंट्रेशन। और ये वाला सी कौन सा, ये वाला, डी कौन सा, ये वाला, ए और बी कौन सा, ये वाला। मतलब सी डी तो क्या आपके, ये सी डी ऊपर वाले क्या उत्पाद है और ए बी क्या अभिकारक है। तो सांद्रता के रूप में आप इसको इस तरह से लिखते हो। और इसे आपके पूछ ले कि आप इसे दाब के रूप में कैसे लिखोगे, दाब के रूप में, दाब के रूप में
दाब के रूप में सांद्रता कैसे लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखनी है, वहां पर के पी, यहां पर लिखूंगा पी, पी यानी प्रेशर दाब, ठीक। इसको आप लिखोगे पी सी इंटू पी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी। ये वाली चीज केपी बराबर आपके क्या हो गया, पीसी इंटू पी डी पी ए इंटू पी बी। देखो पी का मतलब प्रेशर, ये पी 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 प्रेशर ही है, बस यहाँ पर सी डी ए बी क्या ये वाले लिखे, ऊपर सी है, ऊपर डी तो ऊपर डी, नीचे ए बी है तो बी। तो ये आपके केसी और केपी हो गया, ये भी आपके पूछा हुआ है। तो साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं समझ में आ गया, केसी कैसे निकाला जाता है, केपी कैसे निकाला जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपके क्वेश्चन आता है कि केसी और केपी में संबंध लिखो, केसी और केपी में संबंध लिखो। तो देखो कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये कि केसी एंड केपी में संबंध, केसी एंड केपी में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आने के चांसेस फुल है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें अपन, है ना, केसी और केपी में संबंध। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास में कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B, ये आपस में रिएक्शन करके बना रहे हैं आपके N3C प्लस N4D, ये आपके पास में कोई रिएक्शन है। देखो यहाँ पर N1 N2 N3 N4 क्या, ये आपके कोई मोल है, अभिकारक और उत्पादों के मोल है। जैसे समझना इसको, N2 प्लस 3H2 आपस में अभिक्रिया कर 2NH3 बनाते हैं। तो यहाँ पर इसकी इस N का कुछ नहीं, तो ये एक है, तो इसके लिए N1 कितना हो गया, एक, ये N1 एक है। N2 कितना है, 3, ये इनके मोलों की संख्या है कि हाइड्रोजन के कितने मोल है, 3 मोल, नाइट्रोजन के कितने मोल, 1 मोल, NH3 के कितने मोल है, N3 बोलेंगे, इसके कितने मोल, NH3 के 2 मोल। तो ये इनके मोलों की संख्या होती है। तो आपके पास में ये रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो आप निकालो साम्य अवस्था स्थिरांक, के निकालो। पहले तो आप क्या निकालो, के। साम्य अवस्था स्थिरांक के क्या होगा, के की अपन ने बात की, उत्पाद अपॉन अभिकारक, ये उत्पाद ऊपर आएंगे और अभिकारक नीचे आएंगे। इसको आप कैसे लिखोगे, सी, और ध्यान रखना इनका जो संख्या होती है ना, उनको ऊपर ऐसे लिखा जाता है, ऊपर इनको ऊपर लिखा जाता है। जैसे डी का की कोई संख्या है N4 को ऊपर लिखना है। ये N4 N3 N क्या है, संख्या है ना, कोई गणित की न्यूमेरिकल संख्या, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, अपॉन फिर आपको लिखना ए के ऊपर क्या आएगा N1 और बी के ऊपर क्या आएगा आपके N2 आएगा। तो ये तो आपके क्या है साम्य अवस्था स्थिरांक। अब मैं बोलूं इसे आप सांद्रता के रूप में लिखो, किसके रूप में, सांद्रता के रूप यानी केसी के रूप में। तो आप केसी के रूप में कैसे लिखोगे, आप इसे लिखोगे C इंटू सी, देखना C इंटू सी, यहां पर देखो ये वाला C, यहां पर D, यहां पर A और यहां पर B, ठीक है। इनके पैरों में C D A B लिख दिया ऊपर, और फिर यहां पर ऊपर लिखना, यहां पर N3 N4 N1 और N2, ठीक है। ये N3 N4 इनको ऊपर, जैसे यहां पर ऊपर लिख रहे यहां पर भी अपन क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। ये आपके केसी हो गया। इसी तरह मैं बोल रहा हूं केपी निकालो, क्या निकालो, केपी। तो सिंपल है, केपी कैसे निकालोगे, P इंटू पी अपॉन P इंटू पी, ठीक है। आपने पीपी लिख दिया, यहां पर C, यहां पर D, यहां पर A, यहां पर B, इस वाले से ऊपर सी डी नीचे ए बी, और ऊपर ये लिख दो मोलक संख्या N3 N4 N1 N2। तो ये कैसी केपी आ गया, ठीक है। अब देखो आपके पास में एक समीकरण होती है अदर गैस समीकरण, मैं इस रिएक्शन को मिटा रहा हूं ना। अब आपके अपन बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV इजिकल टू nRT, ठीक। आदर्श गैस समीकरण ये होती है PV इजिकल टू nRT। यहां पर n जो है, n कितना है, अपन 1 मोल ले रहे हैं, n बराबर कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो PV इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये चलो n इजिकल टू 1 मत लो, n इजिकल टू ये रहने दो, P इजिकल टू अपन इसको लिख रहे हैं n अपॉन VRT। मैंने कुछ नहीं किया, इस V को इस n के नीचे भेज दिया। अब एक बात ध्यान रखो, आयतन ये होता है, सांद्रता बराबर क्या होती है, C बराबर n अपॉन V। अभी मैंने आपको बताया सांद्रता, V यानी ये n, चलो मैं लिख देता हूं, n यानी मोल और V यानी आयतन,
तो सांद्रता सी यानी सांद्रता, सी यानी सांद्रता। सांद्रता क्या होती है? मोल अपॉन आयतन। आयतन का मतलब 1 लीटर आयतन, 10 लीटर आयतन, जो भी आयतन होता है ना। तो सांद्रता सी बराबर क्या होती है? एन अपॉन वी। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली चीज, सी बराबर एन अपॉन वी। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पी बराबर सी आर टी, पी बराबर सी आर टी। ये कहां से लिखा? सी बराबर एन अपॉन वी होता है इस जगह से, ठीक है। तो P इक्वल टू सी आर टी। अब देखो P इक्वल टू क्या होता है? सी आर टी। तो मैं ये कैपिटल जो P है उनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सी आर टी लिख सकता हूं। तो देखो Kp क्या होगा? Kp बराबर इस P की जगह क्या लिखेंगे? सी आर टी, सी आर टी ये लिखेंगे। और देखो C के पैरों में क्या लिखेंगे? ये वाला C लिखेंगे। तो ये C के पैरों में C, कोष्टक बनाकर ऊपर लिखेंगे N3 इंटू इस P की जगह भी क्या लिखेंगे? सी आर टी। तो सी आर टी, और इस C के पैरों में क्या लिखेंगे? ये D लिखेंगे। तो यहां पर आप ये D लिख दो और ऊपर लिखोगे N4, ठीक है। फिर देखो नीचे P की जगह क्या लिखोगे? सी आर टी, यहां पर भी आप लिख दो इंटू सी आर टी। इसके पैरों में क्या लिखोगे? A, C के पैरों में A, C के पैरों में B। यहां पर ये N1 और यहां पर ये आपके N2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, सी की पावर N3 इंटू सी डी की पावर N4। देखना सी की पावर N3 और सी डी की पावर N4। यहां पर देखो आर टी बचा, ये मैं इधर लिख रहा हूं आर टी की पावर N3, और इधर भी क्या बचा? आर टी बचा। तो ये आर टी की पावर N4। ये वाला आर टी N3 लिख दिया और ये वाला आर टी बचा N4 लिख दिया, अपॉन नीचे आपकी क्या बचा? देखो इधर इसको भी मैं लिख रहा हूं सी ए की पावर N1 इंटू सी बी की पावर N2। इधर भी आर टी बचा, इधर भी आर टी बचा। तो देखो आर टी, ये वाला आर टी N1 इंटू ये वाला आर टी आपके N2। ये आर टी और ये आर टी लिख दिया। अब इधर देखो ये वाली चीज तो आपको एजीटी है, सी की पावर सी N3 इंटू सी डी की पावर N4 अपॉन सी ए की पावर N1 इंटू सी बी की पावर N2। ये वाली चीज तो एजीटी है। अब आपको गणित की चीज पता होनी चाहिए कि अगर देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो, मतलब आधार समान हो, तो अपन गाते जोड़ सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिखेंगे x4 लिखेंगे। x4 कैसा है? 2 + 2 को जोड़ने पर तो x4 आएगा। तो यहां पर भी देखो आर टी है, तो इन गातों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आर टी की पावर N3 प्लस N4, इधर भी आर टी की पावर अपन क्या लिखेंगे? N1 अपॉन N2। भाई इन दोनों को जोड़ कर इधर लिख दिया, इन दोनों को जोड़कर इधर लिख दिया। अब देखना, अब लास्ट स्टेज है, फिर खत्म। के पीजी कटो ना, वो इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को। तो ये क्या चल रहा है? ये भी केपी चल रहा है, देखो केपी और केपी। तो अब देखो, अरे यार मैंने मिटा दिया, ये केपी ये जो चीज दिख रही है आपको, ये वाली चीज देखो कैसी बराबर। देखो कैसी बराबर मैंने क्या लिखा है? कैसी बराबर एजीटीज, मैंने ये चीज लिखी। तो मैं यहां पर इसकी जगह ये जो मैंने ब्रैकेट में बनाया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कैसी। फटाफट देखो कैसी बराबर अपने ये लिखा, ठीक है। और कैसी बराबर इस आर्टिकल में ऊपर भेज रहा हूं। इधर देखना गणित कॉन्सेप्ट, यदि x की पावर 5 और x की पावर 2 हो, क्या हो? 2, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं? x की पावर 5 माइनस 2, ये 2 ऊपर चला जाता है, तो कितना आता है? x की पावर 3 आता है, ठीक है। तो इधर N1 प्लस N2 को भी मैं ऊपर भेजूंगा। इधर आपको मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं, जैसे ये आर टी ऊपर पावर कितनी है? N3 प्लस N4 है, ठीक है। ये नीचे वाले आर टी ऊपर जाएंगे तो माइनस N1 प्लस N2, ठीक। ये वाली चीज आएगी भाई, ये वाली गाते ऊपर चली जाएगी। तो मैं इसको लिख रहा हूं आर टी की पावर डेल एन। मैं क्या लिख रहा हूं? आर टी की पावर डेल एन। डेल एन का मतलब क्या है? N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2। यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं आपके इंटू आर टी की पावर डेल एन। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके केपी और केसी में संबंध है। केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल एन। और अगर आपको पूछ ले डेल एन क्या होता है, तो डेल एन इजिकल टू क्या लिखोगे? N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2, ये चीज, ठीक है। तो देखो एक बार आप साथ में लिख कर प्रैक्टिस करो, हो जाएंगे। बाकी इसके बढ़िया से नोट्स मैंने बना रखे, टेलीग्राम पे मैं आपको डाल दूंगा।
तो ये आपके हो गया है साम्य अवस्था स्थिरांक। साम्य स्थिरांक केसी क्या होता है, केपी क्या होता है, केपी केसी में संबंध क्या होता है, ये आपके पूरा हो गया है। ठीक है। अब देखो एक बार आपके क्वेश्चन आया था कि साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। ये भी कर लेते हैं अपन, साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, इसको प्रभावित करने वाले कारक है ना। तो देखो प्रभावित करने वाले कारक में कुछ नहीं होता, प्रभावित करने वाले कारक में मेन रूप से 3 कारक होते हैं। पहला सांद्रता, ठीक है, दूसरा आपके दाब और तीसरा आपके ताप। 3 कारक होते हैं। अगर साम्य अवस्था में कोई परिवर्तन होता है या तो सांद्रता के कारण होता है, या वह दाब के कारण होता है, या ताप के कारण होता है। तो देखो एक आपने लास्ट सातल्य का नियम पढ़ा होगा, लास्ट सातल्य नियम। ये नियम कहता है कि अगर किसी साम्य अवस्था में किसी भी अभिकारक में उत्पाद में परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया उस दिशा में हो जाती है जहां से उस प्रभाव को नष्ट किया जा सके। देखो ये कैसे समझ में आया आपको। जैसे सांद्रता की बात करें तो मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूं, N2 + 3H2, ये आपस में अभिक्रिया करके 2NH3 बनाते हैं। हेबर प्रक्रम की बात कर रहा हूं मैं। N2 + 3H2 आपस में अभिक्रिया करके 2NH3 बनाते हैं और प्लस यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। क्या ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? हेबर प्रक्रम है और ऊर्जा मुक्त हो रही, तो आप इसे कौन सा प्रोसेस बताओगे? ये ऊष्माक्षेपी है। जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अब देखो अगर इसमें बात करता हूं, अच्छा इसको एरो भी दोनों तरफ आएंगे इस तरह से। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि मान लो कि अगर मैंने नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ा दी, अभी ये क्या है साम्य अवस्था में, मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ा दी है। किसकी सांद्रता बढ़ा दी है? नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ा दी है। तो अब देखो नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ गई है तो अभिक्रिया किधर होगी? तो अभी नाइट्रोजन पहले तो साम्य अवस्था में था, नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ी तो साम्य अवस्था डिस्टर्ब हो गई। तो अब क्या होगा? ये अभिक्रिया में क्या होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? NH3 और बनाएंगे। भाई नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ी है तो अब क्या होगा? अभिक्रिया और तेजी से होगी और NH3 बनेगा। मतलब अभिक्रिया कहां जाएगी? अग्र दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में। मतलब अगर मैं नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ाता हूं, मतलब नाइट्रोजन पहले 5 ग्राम था, हाइड्रोजन भी 5 ग्राम था, ठीक है, और ये आपके बन रहा था, ये आपके 10 ग्राम बन रहा था मान लो, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने नाइट्रोजन की सांद्रता 5 से बढ़ाकर 10 कर दी। कितनी कर दी? 10 ग्राम कर दी। तो अब ये क्या होगा? इस 10 ग्राम को बैलेंस करने के लिए ये अभिक्रिया भी क्या होगी? ये अभिक्रिया भी क्या होगी? और तेजी से आगे की ओर होगी, मतलब अग्र अभिक्रिया होगी। N2 NH3 और अभिक्रिया करेंगे और जितनी ज्यादा हो सकती क्या बनाएंगे? 2NH3 बनाएंगे। लेकिन अब मान लो ये थी, अब मैंने मान लो अमोनिया की मात्रा, इसकी मात्रा मैंने बढ़ा दी, ये मतलब इसकी मात्रा 20 ग्राम कर दी, है ना। इसकी मात्रा कितनी कर दी? 20 ग्राम कर दी। तो अब अभिक्रिया क्या होगी? पश्चिम दिशा में होगी। किधर होगी? पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में होगी। क्योंकि इधर मात्रा ज्यादा होगी तो मात्रा को कम करने के लिए अभिक्रिया इसकी विपरीत दिशा में होगी। इधर मात्रा बढ़ी तो अभिक्रिया इधर होगी, इधर मात्रा बढ़ी तो अभिक्रिया इधर होगी। तो सिंपल से आपको ध्यान रखना सांद्रता कॉन्सेप्ट कि यदि अभिकारक बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया किधर होगी? अग्र दिशा में होगी, अग्र दिशा में। और अगर उत्पाद बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? उत्पाद की मात्रा बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया किधर होगी? पश्चिम दिशा में होगी। इनकी मात्रा बढ़ेगी तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी और इसकी मात्रा बढ़ेगी तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा में आएगी। ये आपके पहला नियम है सांद्रता नियम, क्या सांद्रता वाला हो गया। और अब इधर बात करते हैं अपन दाब का प्रभाव। तो दाब का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में, मतलब उस दिशा में होती है जिधर आयतन में कमी होती है। दाब सुना, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिधर आयतन में कमी होती है। इस रिएक्शन में देखो, इसमें अगर मैं पूछूं इसका आयतन कितना है? नाइट्रोजन का 1 आयतन, हाइड्रोजन का 3 आयतन, टोटल कितना आयतन? ये दाब की बात कर रहा हूं ना मैं, टोटल 4 आयतन। इधर आयतन कितना है? 2 आयतन ही। नाइट्रोजन अमोनिया कितना है? 2 आपकी क्या है? आयतन है। तो बताओ आयतन किधर कम है? इधर कम है। तो अब मान लो कि आप इस रिएक्शन के अंदर, हेबर प्रक्रम के अंदर आप प्रेशर लगाते हो, जो पहले गैस दूर दूर थी उन पर आप और प्रेशर लगाते हो। तो जब प्रेशर लगाओगे तो अभिक्रिया क्या होगी? अग्र दिशा में होगी। अभिक्रिया किधर होगी? अग्र दिशा में होगी। अग्र दिशा में क्यों होगी? क्योंकि देखो इधर मोलों की संख्या कम है तो अभिक्रिया किधर होगी? इधर बढ़ेगी। इधर से अभिक्रिया इधर दिशा में बढ़ेगी और इधर से इधर जाती है, इसको अग्र बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेना कि इधर ये 5 था, अमोनिया की मात्रा 5 है और इधर ये 4 है। अब अगर मान लो आप इधर दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया किधर होती? अभिक्रिया इधर होती। अब अभिक्रिया किधर होती? इस दिशा में होती, क्योंकि इधर क्या है? आयतन किधर कम है? आयतन इधर कम है। तो बस आपको सीधा से ध्यान रखना कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में होती जिधर आयतन कम होता है। तो यह हो गया दाब का। और ताप में तो आपको 2 चीजें बता रहा हूं जो ध्यान रखना। यदि अभिक्रिया, सुनना,
अभिक्रिया उष्माशोषी है। कौन सी अभिक्रिया है? उष्माशोषी है। उष्माशोषी का मतलब उष्मा ग्रहण करती है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। अगर अभिक्रिया उष्माशोषी है, उष्माशोषी यानी जो उष्मा ग्रहण करती है, तो ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया किधर होगी? अग्र दिशा में होगी। और अगर उष्माक्षेपी है, कौन सी है? उष्माक्षेपी है, तो ताप कम करने पर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया किधर होगी? पश्चिम दिशा में होगी। बस ये दो बातें ध्यान रख लेना ताप में। अगर अभिक्रिया उष्माशोषी है, मतलब उष्मा ग्रहण करती है, तो जैसे आप ताप बढ़ाओगे अभिक्रिया किधर जाएगी? आगे की दिशा में जाएगी। लेकिन अगर उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे ये आपकी ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यहाँ पर उष्मा उत्सर्जित हो रही है, अगर इस अभिक्रिया में आप ताप बढ़ाते हो तो अभिक्रिया किधर होगी? पश्चिम दिशा में होगी। किधर होगी? पश्चिम दिशा में होगी। ठीक है, तो ये आपकी साम्य अवस्था से रिलेटेड पूरी चीजें कंप्लीट है। अब अपन कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक वो कर। अब हम आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके क्लासियस क्लोपिरियन समीकरण, इसका भी एग्जाम में आना फिक्स है। ठीक है, क्लासियस क्लोपिरियन समीकरण। तो देखो इसको व्युत्पन्न करना क्या होता है क्लासियस क्लोपिरियन समीकरण। तो देखो इसके अंदर क्या, वैसे क्लोपिरियन समीकरण अलग होती है, क्लासियस समीकरण अलग होती है, और इन दोनों को मिला देते तो क्लासियस क्लोपिरियन समीकरण बन जाती है। तो पहले अपन बात करते हैं क्लोपिरियन समीकरण, क्लेपीरोन समीकरण। ये वैज्ञानिक था क्लेपिरोन समीकरण। इन्होंने क्या किया कि द्रव एंड वाष्प, द्रव अवस्था और वाष्प यानी गैस अवस्था के मध्य संबंध किया और एक समीकरण निकाली। वो समीकरण क्या आपके dp अपॉन dt इजिकल टू डेल एच टी माइनस V2 माइनस V1। इन्होंने क्या किया? द्रव और वाष्प अवस्था के लिए प्रयोग किया और एक संबंध निकाला dp अपॉन, मतलब समीकरण दी dp अपॉन dt इजिकल टू डेल एच टी V2 माइनस V1। अब यहां पर बात कर लेते, देखो dp तो क्या प्रेशर है, टी टेम्परेचर, डेल एच क्या यहाँ पर ऊर्जा है, मुक्त उष्मा है, टी ताप है, और V2 और V1 की बात कर लेते तो V2 है और V1 है। V2 आपके वाष्प का आयतन, V2 क्या आपके वाष्प का आयतन, और V1 क्या आपके द्रव का आयतन। किसका आयतन है? द्रव का आयतन। देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्लेपिरोन समीकरण, क्लेपिरोन समीकरण से क्लासियस क्लेपिरोन समीकरण निकालेंगे। ठीक, ये हो गया। अब क्या होता है, फिर क्लासियस आया और क्लासियस ने बताया कि अगर इस पूरे प्रोसेस, इस वाली समीकरण में अपन V2 वेरी वेरी ग्रेटर देन मान ले V1, V2 वेरी वेरी ग्रेटर देन V1 मान ले, मतलब वाष्प का आयतन द्रव के आयतन से बहुत ज्यादा मान ले, तो अपन V1 को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। V1 को नगण्य मानकर छोड़ने पर, मतलब आपके, अगर उन्होंने बताया कि अगर आप V2 वाष्प का आयतन बहुत ज्यादा मान ले तो फिर द्रव का आयतन को अपन कम का मतलब नगण्य मान सकते हैं। मतलब इस तरह से कि जैसे आपके पास में है वाष्प का आयतन है इतना, और आप बोल रहे हो कि द्रव का आयतन 1 है, जैसे ये लीटर और लीटर में बात कर लिया, ml में बात कर लो बोली, ये ml और ये ml में। तो देखो वाष्प का तो 10,000 ml है और इसका गैस का कितना 1 है, तो फिर ये इसकी तुलना में तो बहुत कम, इसलिए फिर इसको नगण्य मानकर क्या कर सकते हैं अपन, छोड़ सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन dt इजिकल टू डेल एच अपॉन टी V2। V1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि V1 को अपन छोड़ दिया नगण्य मानकर। अब देखो इनको चलो ये हो गया। अब अपन देखते हैं आदर्श गैस समीकरण। कौन से समीकरण? आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? PV इजिकल टू nRT। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? PV इजिकल टू nRT, n इजिकल टू 1 हो तो PV इजिकल टू RT। तो यहां से V इजिकल टू क्या हो जाएगा? RT अपॉन P। भाई ये V जाइए, P को नीचे भेज दिया। ठीक है, अब देखो इस समीकरण में, देखो इस समीकरण में V है, V यहां पर V है V2, तो इसको भी अपन क्या लिखेंगे? V2 लिखेंगे RT अपॉन P। तो V2 का मान RT अपॉन P इस समीकरण में रख रहे हैं। तो देखो dp अपॉन dt बराबर डेल एच अपॉन T की जगह T है और V2 की जगह अपन क्या लिखेंगे? RT, तो ये RT और ये P नीचे आएगा जिसको अपन ऊपर, जैसे P इधर आएगा, चलो इसको देखना ना। तो आपकी dp अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा? डेल एच, इधर देखो यहां पर t और t गुणा होकर क्या हो जाएंगे? टी स्क्वायर हो जाएंगे। तो आप इसे लिखोगे आर टी स्क्वायर और ये p किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये p ऊपर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो, यहां पर टी वालों को साथ में कर लो, पी वालों के साथ में कर लो। तो देखो कुछ नहीं करे, ये dp था, ये जो p है ना इधर p, इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, पर इधर से इसके नीचे लिखेंगे
और डी टी को किधर भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे, डी टू को किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो देखो इसको लिखेंगे डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब कर दो इसका समाकलन। क्या कर दो, इसका समाकलन, इसका भी समाकलन और इसका भी समाकलन कर दो, है ना। तो देखो डीपी अपॉन पी, 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का समाकलन होता है ln x, ये आपको ध्यान रखना ln x। इसका समाकलन आप क्या लिखोगे, ln p, क्योंकि यहां पर x नहीं, यहां पर क्या p है, बराबर ये देखो डेल एच और आर, ये तो एक नियत है, नियत मान होते हैं, ऊर्जा का मान भी फिक्स होता है और आर नियतांक इसका मान भी फिक्स होता है। 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है -1 अपॉन टी। देखो गणित वालों को तो पता है, बायो वाले याद कर लेना, 1 अपॉन टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, -1 अपॉन टी, और 1 अपॉन एक्स का होता है log x या ln x। तो यहां पर अपन लिखेंगे -1 अपॉन टी प्लस एक नियतांक आता है जिसे अपन बोलते हैं c, c यहां पर समानुपाती नियतांक है, c क्या यहां पर समानुपाती नियतांक है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ना। तो देखो ये वाली समीकरण ऊपर लिख देता हूं मैं, ln p बराबर डेल एच आर -1 अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, अब देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मान लो एक बार T1 टेम्परेचर पर दाब जो हो P1 हो, मतलब T1 ताप पर दाब कितना हो, P1 हो, और T2 ताप पर दाब कितना हो, P2 हो। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ln1 P1 बराबर डेल एच आर -1 अपॉन T1 प्लस सी। T1 पर दाब क्या होगा, P1 हो गया, और ln P2 बराबर डेल एच अपॉन आर -1 अपॉन T2 प्लस सी। T2 दाब पर दाब कितना हो गया, P2 हो गया। इसको इक्वेशन दे दो कुछ भी, 1 2 बी और ये 2, तो इक्वेशन 2 - 1, इसमें से इसको घटाओ, इस इक्वेशन में से इसको घटाओ, तो देखो क्या होगा, ln P2, इसमें से किसको घटाना, इधर को, तो ये इधर है -ln P1, ln P2 में से इसको घटा दे ln P1 बराबर, इसमें से किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे। देखो क्या लिखेंगे, डेल एच आर -1 अपॉन T2 प्लस सी, माइनस घटाना है ना, इसलिए ये घटाने के लिए इसलिए माइनस। अब देखो इधर बात करते हैं अपन, डेल एच आर -1 अपॉन टी और ये माइनस सी। अच्छा बताओ यहां पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये चिन्ह माइनस, इधर माइनस है ना, इसलिए ये प्लस वाला चिन्ह भी किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसके आगे भी माइनस लगेगा, इसके आगे भी, और इसके आगे भी माइनस लगेगा। ठीक है, तो देखो सी से सी तो कट गया, प्लस माइनस सी कट गया। अब देखो इधर क्या बचा आपके, डेल एच आर -1 अपॉन T2, और इधर क्या बचा, ये माइनस और माइनस, माइनस और माइनस गुणा करके हो जाता है, प्लस हो जाता है ना भाई, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो प्लस डेल एच अपॉन आर 1 अपॉन T1, सॉरी T1 है ना, T1। इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखो डेल एच अपॉन आर, डेल एच अपॉन आर कॉमन आ रहा है, तो मैं डेल एच अपॉन आर को इधर लिख रहा हूं, डेल एच अपॉन आर ये कॉमन है, और क्या बचा देखो 1 अपॉन T1 -1 अपॉन T2, तो ये 1 अपॉन T1 और ये माइनस था इसलिए उसको इधर लिख दिया। ये आपके क्या चल रहा है, ln P2 माइनस ln P1 बराबर ये चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये हो गया, एक आपके log में जानते हो ना, log a माइनस log b, अगर ऐसे हो log b, तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b लिख सकते हैं। तो ln और log a की बस यहां पर क्या होता है, ln में log के अंदर बेस 10 होता है, ln के अंदर बेस e होता है, ये ध्यान रखना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ln P2 अपॉन P1 बराबर डेल एच अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, देखो डेरिवेशन है, जिनको थोड़े बहुत फॉर्मूले पता है उनके लिए तो सही है, और जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। तो ये हो गया ln, और अगर मैं इस ln को, भाई देखो ln और log में फर्क होता है, ln का मतलब होता है यहाँ पर बेस e है, और log का मतलब होता है बेस 10 होता है ना, समझिए करो, ln होता है तो यहाँ पर बेस e है, बेस e को अगर आपको 10 में चेंज करना है ना, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2.033 log 10, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो अगर मुझे ln को इस रूप में लिखना है तो मैं इसे क्या लिखूंगा,
2.303 log 10 P2 अपॉन P1 बराबर डेल H अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, और अब क्या करो, ये 2.30 इनको मैं इधर नीचे भेज रहा हूं, तो log P2 अपॉन P1 बराबर डेल H अपॉन, ये इसके नीचे आएंगे तो 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये आपके समीकरण है क्लासियस क्लेपेरॉन या क्लेपिरॉन। तो ये आपके क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की इसके बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, जो पीछे वो किया था आपकी क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण, तो कई बार उसके आपके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। तो अनुप्रयोग में आपको लिखना है कि इसकी सतह से अपन गलनांक ज्ञात कर सकते हैं, कल्पनांक ज्ञात कर सकते हैं, गुप्त ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं, पर जो आपके अभिक्रिया उसकी गुप्त ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं, और वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लासियस क्लेपिरॉन समीकरण का अनुप्रयोग में क्या लिखोगे, आप गलनांक ज्ञात कर सकते हो, कथनांक ज्ञात कर सकते हो, अभिक्रिया की गुप्त ऊष्मा ज्ञात कर सकते हो, और वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हो। तो 4 पॉइंट आपको अनुप्रयोग के अंदर लिखना है, केवल ये पॉइंट लिखना है, इनका अंदर कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपके समीकरण है हेंडरसन हेजल समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या होती है कि एक विलयन लेते थे, अम्लीय विलयन लेते हैं जो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उसके अंदर क्या होता है कि अम्ल भी होता है, क्षार भी होता है। एक विलयन होता है अम्ल का जो उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब जो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। तो अम्लीयता क्यों होती है, उसके अंदर 2 तरह के आपके मिश्रण होते हैं, CH3COOH, ये आपके क्या अम्ल है। ठीक है, ये किसके अंदर टूटेगा आपको पता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। जब इसको गोला जाता है तो किसमें टूटता है, CH3CO माइनस H प्लस में। इसी तरह आपके पास में CH3COON है, ये आपके क्या क्षार है। इसको भी जब गोला जाता है तो किसके अंदर टूटेगा, CH3COO माइनस और Na प्लस। अपने को काम इससे नहीं है, अपने को काम इससे है। हेंडरसन समीकरण आपके अम्ल से निकलेगी। इस समीकरण के लिए आप बताओ साम्य अवस्था स्थिरांक क्या बताना आपको, साम्य अवस्था स्थिरांक। साम्य अवस्था स्थिरांक को कैसे लिखेंगे, कैसे, क्या बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ये कोष्टक में लिखना CH3COO माइनस और H प्लस अपॉन ये उत्पाद बटा अभिकारक। इसमें आप क्या लिखोगे, CH3COOH। ठीक है, और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो K है इसको लिखा जाता है Ka। वहां पर अपने C लिख रहे थे, P लिख रहे थे, यहां पर A लिख रहे हैं। इस A का मतलब होता है एसिड बेस। अम्लीय 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 विलयन का साम्य अवस्था स्थिरांक, इसको क्या बोलेंगे, अम्लीय विलयन का साम्य अवस्था स्थिरांक। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं H प्लस का मान निकालना चाहता हूं। किसका मान, H प्लस का मान। इसको इधर भेज देता हूं और इस वाले को इससे गुणा करा देता हूं, और ये जो चीज है ये वाली इसको इसके नीचे लिख देता हूं, तो H प्लस का वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो H प्लस इज इक्वल टू, देखो K से कौन गुणा होगा, CH3COH, CH3COOH अपॉन इसके नीचे क्या आएगा, CH3COO माइनस। कुछ नहीं किया, देखो इसको ऊपर भेज दिया और इसको नीचे भेज दिया, और H प्लस एच है। अब देखो ये H प्लस, ये K है, ये CH3COOH क्या है, ये अम्ल है। अभी लिखा यहां पे ये क्या है, अम्ल है, तो ये आपके अम्ल है। ठीक है, अपॉन CH3CO माइनस, जब माइनस होता है ये आपके क्या लवण है, सोल्ट, क्या ये आपके लवण है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको आपको दोनों इधर भी लोग लेना, इधर भी लोग लेना। लोग लेने पर क्या लेने पर, लोग लेने पर, तो देखो ऊपर वाली चीज को मिटा देते हैं। देखो इसका लॉग कैसे लेंगे, इधर आपको लिखना है लॉग H प्लस बराबर, इधर भी लिखना है लॉग Ka अम्ल बट्टा लवण। ठीक, इस तरह से। अभी देखो मैंने आपको जस्ट बताया था कि log A अपॉन B हो, इसे अपन लिखते हैं log A माइनस log B। ये देखो फॉर्मूला है, log A अपॉन B हो, इसे क्या लिख सकते हैं, log A माइनस log B। तो यहां पर भी तो देखो log, इसको पूरे को A मान ले, इसको पूरे को B मान ले, ऊपर वाला है नीचे वाला B, तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो log Ka अम्ल माइनस log लवण, log लवण लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। log लवण क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये माइनस log B लिख सकते हैं, तो यहां पर B की जगह क्या है, आपके लवण है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला देखो, यदि log
ए डॉट बी हो, log ए डॉट बी मतलब ए और बी गुणा, तो इसे आप लिख सकते हो log ए प्लस log बी। log ए डॉट बी हो तो इसे क्या लिख सकते हो, log ए प्लस log बी। तो इसको देखो यहां पर भी तो गुणे में के और अम्ल, ये गुणे में है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो log के प्लस log अम्ल माइनस log लवण। देखो लवण का मतलब होगा यहां पर इनकी जो मात्रा दे रखी है वो लिखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये हो गया, और इधर आपके क्या चल रहा था, log h चल रहा था, log h चल रहा था। अब देखो क्या हो रहा है, मैं इस पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करा रहा हूं। किससे गुणा करा रहा हूं, माइनस से। यहां पर भी माइनस आ जाएगा, यहां पर भी माइनस आ जाएगा, चिन्ह चेंज कर दो। माइनस से गुणा कराने मतलब चिन्ह चेंज कर दो, इधर भी माइनस माइनस माइनस, और इधर माइनस है तो प्लस है ना। माइनस से गुणा करा रहा हूं तो इनके चिन्ह चेंज कर दो, माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब आपने ये जो मैं लिखने वाला हूं वो आपने 10th क्लास में पढ़ा। पीएच बराबर होता है आपके माइनस log h प्लस, ये आपने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर पीएच स्केल की परिभाषा में। पीएच जहां पर पुषांक शक्ति होता है, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस log h प्लस, है ना। तो अपन ने इसकी परिभाषा क्या दी थी कि हाइड्रोजन के ऋणात्मक लघु गुणक को, हाइड्रोजन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच, इसके पीएच कहते हैं, है ना। तो देखो माइनस log h प्लस को क्या लिख सकता हूं मैं, पीएच लिख सकता हूं। इसी तरह देखो माइनस log k, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पी के ए। पी तो एज इट इज है, यहां पर h प्लस था इसलिए h लिखा, यहां पर k है इसलिए यहां पर k लिख रहा हूं, ठीक है। बस ये उठाकर यहां पर लिख दो, तो माइनस log pH की, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, pH लिख सकता हूं, pH। इसकी जगह pH लिखा, log k की जगह क्या लिख सकते हैं, pKa, pKa माइनस ये आपकी क्या log अम्ल, और ये आपकी क्या है log लवण। और इसको आप और लिख सकते हो थोड़ा सा, ये pH बराबर pKa, और इसको आप क्या लिख सकते हो प्लस, देखना log लवण अपॉन अम्ल। तो ये आपके हो गई है इसको बोलते हैं हेंडरसन-हेजल समीकरण। हेंडरसन-हेजल समीकरण इसको बोलते हैं। ये कैसे लिखा भाई, ये log प्लस में है और ये log माइनस में, तो लवण अपॉन अम्ल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गया हेंडरसन-हेजल समीकरण। इंपोर्टेंट, हर एक साल के गैप के बीच में आपकी रिएक्शन आ रही है, मतलब ये वाली तो इंपोर्टेंट आपके, तो इस तरह से आपको ये करना है। टॉपिक है वो है कि डेल जी बराबर माइनस RT ln Kp को व्युत्पन्न कीजिए। मतलब डायरेक्ट आता है कि निम्न समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। समीकरण दे देंगे डेल जी बराबर माइनस RT ln Kp, इसको आपको व्युत्पन्न करना, मतलब ये समीकरण कैसे वो बताना है। तो इसके अंदर देखो ये आपको जो मैं बता रहा हूँ इसको याद करनी पड़ेगी इक्वेशन को। देखो मान लो आपके पास में कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B, इससे आपके बनता है M1C प्लस M4D। कुछ नहीं, आप N3 N4 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग मोलों की संख्या है। तो देखो ये हो गई। अब आपने अगर गिब्स ऊर्जा वाला समीकरण पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके अंदर एक समीकरण लिखी थी अपन ने कि डेल जी बराबर होता है माइनस एस dt प्लस VdP। क्या समीकरण लिखी थी, डेल जी बराबर माइनस एस dt प्लस VdP। ये गिब्स ऊर्जा वाले चैप्टर में अपन ने लिखी थी, जहां पर डेल जी क्या होती है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन होता है, एस का मतलब एंट्रोपी होता है, V का मतलब आपके आयतन, P का मतलब था, T का मतलब टेम्परेचर। अब देखो इस इक्वेशन के यदि dt बराबर कितना हो, 0, dt बराबर क्या हो, 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी भाई। dt बराबर 0, इसकी वैल्यू कितनी, 0, 0 से संख्या करनी तो 0 हो जाएगी। तो आपको क्या बचेगा, डेल जी बराबर VdP। डेल जी बराबर क्या बचेगा, VdP। आदर गैस समीकरण क्या कहती है, PV इक्वल टू N इक्वल टू 1 लेके, तो डायरेक्ट RT, तो V इक्वल टू RT अपॉन P, ठीक है। ये वैल्यू मैं इसमें पुटअप कर देता हूं, ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर देता हूं। तो डेल जी बराबर V की जगह क्या लिखेंगे, RT अपॉन P, और अच्छा ये इसके अंदर पुट गया ना, एरो का निशान है, DP, ठीक। ये हो गया डेल जी बराबर RT अपॉन P DP, ओके। अब देखो मैं इसका करता हूं आपके समाकलन। क्या करते हैं, समाकलन का चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। तो जब समाकलन लगाया जाता है तो ये जो डेल का मतलब होता है सूक्ष्म, ये हट जाएगा, आपके क्या आएगा G, क्या आएगा G, इसमें हो जाएगा देखो आपके RT तो एजिटीज है, R और T तो एजिटीज है, किसके सापेक्ष हो रहा है, P के सापेक्ष हो रहा है ना, यहां पर भी DP यहां पर भी P, तो ये हो जाएगा ln P, ठीक है, और प्लस C।
एक समीकरण आ गया आपकी जी बराबर आर टी एल एन पी प्लस सी। अब देखो यदि इसके अंदर, इस समीकरण के अंदर यदि P बराबर 1 हो तो कितना, P यानी दाब 1 हो तो C बराबर मतलब G बराबर अपन लिखेंगे जी नोट। G बराबर क्या लिखेंगे, जी नोट। जी नोट का मतलब नोट लगते हैं आपको शब्द ध्यान रखना मानक। क्या शब्द ध्यान रखना, मानक। ये गिब्स ऊर्जा है, ये मानक गिब्स ऊर्जा है, ठीक है। G बराबर क्या लिखेंगे, जी नोट लिखेंगे। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, G की जगह क्या लिखेंगे, जी नोट लिखेंगे, इस जगह बराबर आर टी एल एन पी, पी की जगह कितना लिखना है, 1 लिखना है, प्लस सी। तो ध्यान रखना जो एल एन 1 होता है ना, एल एन 1 इसकी वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, कितनी होती है, 0 होती है। तो इस पूरी चीज वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एल एन 1 का मान 0 है। तो आपकी क्या बचेगा, डेल जी बराबर सी। मतलब सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल जी नोट लिख सकते हो। तो इस समीकरण के अंदर देखो जी बराबर आर टी एल एन पी प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, जी नोट। ये इसको आप और से लिखो तो जी बराबर जी नोट प्लस आर टी एल एन पी, ठीक है। जी बराबर जी नोट आर टी एल एन पी। यहां तक तो समझ में आ गया कैसे क्या लिखा है। ये समीकरण आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और बाकी ये तो अपने प्रोसेस किया है अभिक्रिया का। अब इस वाली समीकरण को देखो, देखो ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ एग्जाम का आपके पैटर्न क्या आएगा। ये वाली समीकरण है जी डेल जी प्लस। अब इसके बाद में जो स्टेप में लिखना हो वो आप याद कर लेना, याद हो जाएगी भी। देखो कैसे, जी बराबर जी नोट प्लस आर टी एल एन। ये जो पी है ना, पी की जगह आपको क्या लिखना है, इस तरह से देखो, पी इंटू पी, पी इंटू इंटू पी। इधर लिखना आपको सी डी ए बी M1 M2, और इधर आपको लिखना है N1 N2। पी की जगह आपने क्या लिखा, पी की जगह आपने क्या लिखा, डायरेक्ट लिख दिया आपने पी सी, मतलब वही तो आंशिक दाब वाला अपने केपी निकाला था ना, उस टाइम भी ऐसे ही किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट पी की जगह मैंने ये लिखा, इसको ध्यान रखो। वैसे तो इसके अंदर ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसके लिए भी आपको कम से कम पूरा बोर्ड बनना पड़ेगा, इतना लिखना। पर आप डायरेक्ट इतना सा याद रख लेना, इतनी चीज के लिए अपन वो नहीं निकाल रहे, पूरा बोर्ड नहीं बनना है ना। ये चीज हो गई आर्टिकल 2 ये। तो देखो अब देखो साम्य अवस्था पर, किस पर, अच्छा इसको सॉरी यहां पर लिखो आप डेल जी और डेल जी, क्या लिखना है, डेल जी लिखना था ना। तो अब देखो साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर आपको ध्यान रखना है कि डेल जी बराबर 0 होता है। साम्य अवस्था पर डेल जी बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब मैंने बताया था यदि डेल जी बराबर नेगेटिव हो तो अभिक्रिया स्वतः होगी, डेल जी बराबर पॉजिटिव हो तो अभिक्रिया अस्वतः होगी, और डेल जी बराबर 0 हो तो साम्य अवस्था पर होगी। तो साम्य अवस्था पर डेल जी का मान 0, यहां पर लिख दो 0 डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन, ठीक है। और देखो ये वाली चीज को मैं क्या लिखता हूं, इस वाली चीज को, इसको अपन केपी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केपी। साम्य अवस्था इस तरह में ये लिखा था केपी बराबर, देखो ये वाली चीज ही लिखी थी, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहां से देखो डेल जी नोट बराबर माइनस आर टी एल एन केपी, ये आपके समीकरण का व्युत्पन्न है। भाई क्या हुआ, डेल जी को इधर, डेल जी इधर रहने थे, आर टी एल एन केपी को इधर भेज दिया, डेल जी एच डी इधर ही है, पक्षांतरण कर दिया, या तो 11वीं 12वीं की चीज है ना। तो डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन केपी। तो इस तरह से आप इस समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते हो। मुझे पता है आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कैसे लिख दिया, तो अभी आप याद कर लो डायरेक्ट, क्योंकि इसके लिए भी वापस पूरा समझाने के लिए ये डेल जी नोट की भी वैल्यू निकालनी पड़ती है, फिर ये निकलता है। तो इतना आपको नहीं करना, डायरेक्ट ये सिंपल सा और आराम से याद रह सकता है। पी 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 सी डी, और जैसे अपने केपी लिखा था वो चीज है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो आपके संसारण, जिसे आपने कई बार पढ़ रखा होगा, 8वीं 9वीं 10वीं से आप पढ़ते आ रहे हो। संसारण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा अपन क्या लिख सकते हैं कि धातु वायुमंडल में उपस्थित है, धातु वायुमंडल में उपस्थित है, गैसों तथा नमी के संपर्क में आती है तो वह अवांछनीय यौगिक जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट का निर्माण करती है, जिसे अपन संसारण कहते हैं। मतलब जो भी आपकी धातु होती है जैसे लोहा, चांदी, तांबा, ये हो गया, ये क्या होती है जब वायुमंडल के संपर्क में आते हैं, वायुमंडल के अंदर आपकी गैसें हैं और प्लस जल है, इनके संपर्क में आती है तो इनका क्या हो जाता है, कोई ऑक्साइड बना लेता है, कोई सल्फाइड बना लेता है, कोई क्लोराइड बना लेता है, और कोई आपके कार्बोनेट बना लेता है। तो ये सब क्या होता है,
इस प्रक्रिया को, ये जो प्रोसेस बन जाते हैं, ये कार्बोनेट सल्फाइड ये बन जाते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। उदाहरण बताओ सर। उदाहरण तो देखो, सबसे बेस्ट आपको पता है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना संसारण है। आपने अगर कभी चांदी का आइटम पहने हो, चांदी का आइटम कान में या नाक में या फिर गले के अंदर, तो देखना वो 1-2 महीने तक सही रहते हैं और उसके बाद में ब्लैक ब्लैक पड़ जाते हैं। वो ब्लैक क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उन पर उनका संसारण हो जाता है। अगर आपने तांबे की चीजें को देखोगे, जैसे भगवान की ताक में तांबे के लोटे रखे जाते हैं, तांबे के कड़े पहने जाते हैं, तो देखना उन पर हरे हरे रंग की परत आ जाती है। तो जो हरे रंग की परत आती है वो किसके कारण आती है? संसारण के कारण आती है। तो संसारण किसे कहते हैं? जब भी कोई धातु वायुमंडल के संपर्क में आती है तो उनका ऑक्सीकरण, उनमें ऑक्साइड सल्फाइड जम जाते हैं, अवांछनीय पदार्थ बन जाते हैं, उसे अपन संसारण कहते हैं। और जंग, उदाहरण बता दें, लोहे पे जंग लगना, चांदी का हरा पड़ना, चांदी का काला पड़ना और तांबे का हरा पड़ना, ये इसके उदाहरण है। अब संसारण भी आपके 2 प्रकार का होता है। एक होता है रासायनिक संसारण। रासायनिक संसारण, देखो रासायनिक संसारण सिंपल सा होता है, यदि जो धातुओं का संसारण होता है वो केवल गैसों के कारण होता है। किसके कारण? केवल वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कारण होता है, तो उसे अपन रासायनिक संसारण कहते हैं। यदि धातुओं का संसारण केवल वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कारण होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्रोजन, इनके कारण होता है, तो इसे अपन रासायनिक संसारण कहते हैं। दूसरा आपको होता है विद्युत रासायनिक संसारण। विद्युत रासायनिक संसारण, विद्युत रासायनिक संसारण क्या होता है? यदि आपके संसारण, जो धातुओं का संसारण होता है, वो नमी, मतलब वायुमंडल के अंदर जो नमी है, नमी यानी जल, प्लस आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब जो वायु है ठंडी ठंडी, प्लस गैसों, इनके कारण होता है, तो इसे अपन बोलते हैं विद्युत रासायनिक संसारण बोलते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नमी, जो भी ऑक्सीजन है, जो भी गैस है, उनके कारण होता है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? विद्युत रासायनिक संसारण बोलेंगे। ठीक है। जैसे लोहे पर जंग लगता है, तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? विद्युत रासायनिक संसारण है। आपके सवाल आता है कि विद्युत रासायनिक संसारण मतलब का उदाहरण दीजिए, या लोहे पर जंग कैसे लगता है? लोहे पर जंग लगना, तो देखो लोहे पर जंग कैसे लगता है मैं आपको बताता हूं। लोहे पर जंग लगना, तो देखो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? विद्युत रासायनिक संसारण का, क्योंकि इसके अंदर पानी की भी जरूरत होती है और गैसों की भी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो इसके अंदर क्या होता है? आपके जो लोहा होता है उसके अंदर क्या होता है? देखो लोहे के अंदर भी कई जगह अशुद्ध स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, तो उन रिक्त स्थानों में क्या होती है? आपके वायु चली जाती है, जल की बूंदें चली जाती है। तो जो जहां पर जल और वायु चली जाती है वो स्थान क्या बन जाता है? आपके अशुद्ध लोहा बन जाता है। एक तो शुद्ध लोहा, एक अशुद्ध लोहा। अशुद्ध लोहा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वायु और जल चला गया, तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो लोहा भी 2 टाइप का हो गया, एक ही लोहा 2 तरह का हो गया, शुद्ध अशुद्ध। तो जो शुद्ध लोहा होता है, कौन सा? शुद्ध लोहा, वो काम करता है आपके एनोड का। किसका काम करता है? एनोड का। और अशुद्ध लोहा जो होता है, अशुद्ध लोहा, वो किसका काम करता है? आपके कैथोड का। ठीक है। अशुद्ध लोहा एनोड का काम करता है और अशुद्ध लोहा कैथोड का काम करता है। अब आपको पता है एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, भाई साहब एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। एनोड का मतलब भी ऑक्सीकरण और कैथोड का मतलब भी अपचयन। तो एनोड पर क्या होता है? शुद्ध लोहा। तो देखो वहां पर क्या होता है? जो Fe होता है, Fe होता है, वो क्या करता है? वो क्या करता है? Fe+2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। Fe क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन डालकर आपके क्या बनाता है? Fe+2 बनाता है। क्या बनाता है आपके? Fe क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर Fe+2 बनाता है। ये कहां पर होता है? एनोड पर। कहां पर? एनोड पर। और कैथोड पर क्या होता है? तो कैथोड पर जो अशुद्ध लोहा होता है, अशुद्ध लोहा किसके कारण होता है? एक तो जल के कारण और एक ऑक्सीजन के कारण। जल के कारण और ऑक्सीजन के कारण, इसको अपन बैलेंस कर लेंगे इस तरह से। ऑक्सीजन का एक ही मोल, एक ही अणु है ना ये। तो ये क्या करते हैं? जो जल और जो ऑक्सीजन है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। किनको ग्रहण करते हैं? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके बनाते हैं 2OH-। 2OH- का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। देखो बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी एक ही है, एक ही है। पर ये कट जाता है ना, ऑक्सीजन एक ही, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, तो टोटल 2 ऑक्सीजन है। ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया। अब क्या होती है? एनोड और कैथोड पर ये हो गया। तो अब क्या होता है कि आपके जो ये देखो Fe+2 बना, एनोड पर क्या बना? Fe+2, कैथोड पर क्या बना? 2OH- बना। तो ये आपस में अभिक्रिया करके आपके बनाते हैं FeOH का होल ट्वाइस।
FeOH का होल ट्वाइस, Fe प्लस 2OH माइनस अभिक्रिया करके क्या बनाता है FeOH का होल ट्वाइस। अब क्या करते देखो, ये आपकी जो FeOH का होल ट्वाइस है, भाई देखो वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की कमी थोड़ी है, जल की कमी थोड़ी है, तो ये FeOH फेरिक हाइड्रोक्साइड जो बनता है ये क्या करता है XH2O प्लस X जल, X ऑक्सीजन, X का मतलब X इनकी मात्रा है, कितने भी मोल हो सकते हैं जल के, वातावरण के अंदर बहुत सारे जल है और ऑक्सीजन की भी बहुत सारी मात्रा है, तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये जब अभिक्रिया करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड XH2O XO2, तो ये आपके बनाते हैं Fe2O3.XH2O, ये क्या बनाते हैं Fe2O3 डॉट, ये क्या डॉट है और इसी को आप बोलते हैं जंग। ये किसका सूत्र है, जंग का सूत्र है, किसका सूत्र है आपके Fe2O3.XH2 किसका सूत्र है, जंग का सूत्र है। तो अगर आपके आता है लोहे पर जंग लिखना तो इतना सा प्रोसेस करना, लिखना क्या है, लिखने में आपको सिंपल सा लिखना है कि लोहा के शुद्ध लोहा एनोड का काम करता है और अशुद्ध लोहा कैथोड का काम करता है, फिर इस तरह से कर देना आप, हो गया ये आपके। एनोड पर क्या होगा, जो आयरन होगा 2 इलेक्ट्रॉन जाकर क्या बनाएगा Fe+2 बनाएगा, कैथोड पर क्या होगा, जो जल और ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे 2 हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, Fe2 और OH आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और फेरिक हाइड्रोक्साइड XH2O और X ऑक्सीजन, मतलब वातावरण के अंदर देखो जल भी बहुत ऑक्सीजन भी बहुत, उनसे अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे Fe2O3.XH2O बनाएंगे, जिसे अपन जंग बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपके जंग का सूत्र, बिल्कुल ही आता है, इसी तरह करना है। फिर इसके मतलब संसरण को कैसे रोका जा सकता है, आपके क्वेश्चन आता है संसरण को कैसे रोका जा सकता है, तो कैसे रोका जा सकता है, तो सिंपल सा है, वस्तु पर पेंट कर वस्तु को पेंट किया जाता है, उस पर ग्रीस लगाया जाता है, उस पर तेल मतलब ग्रीस लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है, तो वो जंग लगने से बच सकती है। लेकिन अपन को तो मेन रूप से पढ़ना, एक आता है क्या बलिदानी सुरक्षा, ऐसे बता देता हूं बलिदानी सुरक्षा। तो देखो बलिदानी सुरक्षा क्या होती है, तो जैसा आपके मान लो लोहा है, लोहे की वस्तु को आपको संसारने से सुरक्षित रखना है, तो लोहे की वस्तु पे क्या करते हैं जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। जैसे मान लो ये आपके लोहे की वस्तु है, हाँ लोहे की वस्तु है, तो इस पर क्या करते हैं, इस पूरी वस्तु पर क्या करते हैं जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, ऊपर क्या करते हैं जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। तो अब क्या होता है, जो जस्ता होता है ये जिंक से भी ज्यादा क्रियाशील होता है, जो जस्ता होता है आपके वो जिंक से भी ज्यादा क्रियाशील होता है, अपन ने बात कर ली है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर, उससे ज्यादा क्रियाशील होता है। तो क्या करता है, मान लो अब इस पर इस जिंक के संपर्क में कौन आएगा, जल आएगा, हाइड्रोजन आएगी, तो किसका संसरण होगा, पैसा ऊपर जो जिंक है उसका संसरण होगा, और नीचे जो ऑक्सीजन बचा है वो जो लोहा बचा वो बच जाएगा संसरण से। तो इसे अपन बलिदानी सुरक्षा बोलते हैं कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक यानी जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और इसी को कौन सी सुरक्षा बोला जाता है, बलिदानी सुरक्षा बोला जाता है। और इसी का एक और नाम है गलवेनी सुरक्षा, गलवेनीकरण बोलते हैं, गलवेनीकरण। तो ये आपके हो गए संसरण से बचाव के उपाय। अब आपके एक छोटा सा एक नियम है, प्रावस्था का नियम, पूछ लेते तो लिख देना। प्रावस्था का नियम होता है F बराबर C माइनस P प्लस 2, F बराबर C माइनस P प्लस 2, जहां पर अब क्या होती है स्वतंत्रता की कोटि होती है, C क्या होती है घटक की संख्या होती है, और P क्या होती है प्रावस्था की संख्या होती है। P प्रावस्था की संख्या, C घटक की संख्या, और अब स्वतंत्रता की कोटि होती है। अब ये क्या होती है, तो ये डेरी छोटी सी परिभाषा है, आप इनको पढ़ लेना है ना, या नहीं पढ़ा तो भी कोई टेंशन नहीं, अपन इतना कर लिया है जिनसे आपके 25 नंबर के सवाल आराम से हो जाएंगे। बस ये आ जाओ तो अब बराबर C माइनस P प्लस P2 ध्यान रखना, और ये मान ध्यान रख लेना। तो ये आपके हो गई फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट। 8 वीडियो बनी, इन 8 वीडियो से आराम से आपके 25 नंबर के सवाल हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आप कुछ चीजें ध्यान रखना, जैसे कि जब आपके इसका पैटर्न के साथ है, आपके पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चन, पार्ट बी के अंदर 5 क्वेश्चन, और पार्ट सी के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं और इसके अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये आपके 15 नंबर का आता है, ये भी 15 नंबर, ये भी 15 नंबर, और ये आपके 20 नंबर का आता है। अब क्या होता है आपके लिए मतलब एक बढ़िया चीज है कि जो पार्ट तीसरा है ना, इसके अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऑप्शन में आते हैं। इसमें भी क्या एक क्वेश्चन आएगा, इसमें भी एक क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो ऑप्शन में आएगा। मतलब जैसे 16 क्वेश्चन आए तो 16 में एक क्वेश्चन लिख दिया, कुछ भी क्वेश्चन आ गया, मान लो कि जैसे आ गया कार्नो चक्र, मान लो लिख लो कार्नो चक्र आ गया, इसका आपको ऑप्शन में और देगा, अथवा आप इसमें लिख सकते हो जैसा अभी अपन ने एक टॉपिक पढ़ा साम्यावस्था स्थिरांक। मान लो 16 क्वेश्चन आपके इस तरह से आया। पहला क्वेश्चन है कार्नो चक्र क्या, इसको समझाइए, और इसमें आपको लिखाएगा अथवा साम्यावस्था स्थिरांक कैसे समझाइए। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, कार्नो चक्र भी कर सकते हो, साम्यावस्था स्थिरांक भी कर सकते हो।
तो अगर मान लो आपने कानो चक्र कर लिए तो इसके 7.5 नंबर, आपने साम्यस्तरांक कर लिए तो इसके भी 7.5 नंबर। तो 2 क्वेश्चन करने से आपके 15 नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर? 15 नंबर। और फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप करना चाहो तो कर लेना, आराम से हो जाएंगे। तो मैंने जो मेन फोकस किया वो आपकी इस पार्ट 3 के लिए, मतलब जो 3 क्वेश्चन है इनके लिए फोकस किया। इनमें क्या होगा कि आप टोटल जो मैंने इतना करा दिया कि आप 4 बड़े क्वेश्चन कर पाओगे। कितने? 4 बड़े क्वेश्चन। और 4 को आप 7.5 से गुणा करा दो तो आपके 30 नंबर के सवाल तो आप इससे ही कर सकते हो। तो कुल मिलाकर आप इतना समझो कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। आपको इनको ही पढ़ना है और एक बार नोट्स देखना है। नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको ये सही नहीं दिखते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वहां पर फिर आपके नंबर लेकर आपके व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज मतलब आपको भेज दे जाएंगे नोट्स। ठीक है, थैंक यू।